वैभवी ने आईने में खुद को एक बार फिर देखा। माथे पर भाग्य का लेख लिखा था। शादी को 6 महीने हुए थे, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इस घर में रह रही हो। आज फिर दमयंती देवी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। अरे बहू, कब तक सोती रहेगी? घर का काम करने आई है या रानी बनकर बैठने? वैभवी ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और किचन की ओर बढ़ गई। दमयंती वहां पहले से खड़ी थी, आंखों में नाराजगी और होठों पर ताने की धार। इतनी देर हो गई, चूल्हा ठंडा पड़ा है। जब से आई है, घर का ढर्रा ही बिगाड़ दिया। हमारी बहुएं तो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं। वैभवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, आज रात नींद थोड़ी देर से आई थी, इसलिए। दमयंती ने बात काट दी। हाँ हाँ, अब ये भी हमसे सुनना पड़ेगा कि बहू को कब सोना है और कब उठना है। जमाना ही खराब है। पढ़ाई लिखाई करके आई है तो समझती है कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद है। नकुल कमरे से निकल रहा था, आंखों में नींद और चेहरे पर लापरवाही। माँ ने उसे देखा और बोली, बेटा देख ले अपनी बीवी को। मैं तो अब कुछ कहूँगी तो इसे बुरा लगेगा, तू ही समझा दे। नकुल ने अनमने ढंग से कहा, अरे माँ, रहने दे, अभी आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। दमयंती ने ताना मारा, सीख जाएगी? हम भी तो बहू बनकर आए थे। उस जमाने में तो ऐसी बातें सोचते भी नहीं थे। वैभवी ने चुपचाप सब सुना और काम में लग गई। उसे ये सब सुनने की आदत हो चली थी, पर हर बार दिल के अंदर कुछ टूट जाता था। शादी से पहले उसने सपने देखे थे कि ससुराल में सब उसे प्यार करेंगे, वह भी इस घर की लाडली बनेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके शादी की थी। वैभवी ने सोचा था कि वह अपने घर की इज्जत बनाए रखेगी, लेकिन यहाँ तो हर दिन उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार और उसके मायके को नीचा दिखाने की साजिश होती थी। दिन यूं ही बीतते गए। दमयंती देवी का व्यवहार और कठोर होता गया। ननद निधि अक्सर माँ के साथ मिलकर वैभवी का मजाक उड़ाती। अरे भाभी, ये तो नए जमाने की बहू है, देखो ना, सब काम कितने ढीले ढाले तरीके से करती है, हमारे घर का स्टाइल ही बिगाड़ दिया। वैभवी मुस्कुराकर सब सुनती रहती। कभी कभी मन करता था कि पलटकर कुछ कहे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह इस घर में कोई झगड़ा नहीं करेगी। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया, हालात नहीं बदले, बल्कि अब दमयंती ने नए नए ताने देने शुरू कर दिए थे। नकुल बेटा, तू भी क्या दिन देख रहा है? तेरा बिजनेस बंद पड़ा है, ऊपर से बीवी घर बैठी है, कमाने का नाम तक नहीं लेती। हमारे ज़माने की औरतें तो गाय भैंस भी संभालती थीं और खेतों में भी काम करती थीं। ये तो बस फ़ोन पर लगी रहती है। नकुल भी परेशान था। उसकी नौकरी छूट चुकी थी, नया काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। माँ के दबाव में आकर वह भी कभी कभी वैभवी से उलझ पड़ता। तुम भी कुछ करो, तुम्हारी डिग्री का क्या फ़ायदा अगर तुम घर बैठी रहोगी? वैभवी चुपचाप उसकी बातें सुनती, सोचती, क्या मैंने शादी करके गलती की? क्या मेरी पढ़ाई, मेरे सपने सब खत्म हो गए? एक दिन हालात ने करवट ली। दमयंती ने मायके का नाम लेकर ताना मारा, तुम्हारे माँ बाप ने हमें क्या दिया? दहेज भी ऐसा कि हंसी आ जाए। हमने तो सोचा था कि नकुल की किस्मत चमकेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। यह सुनकर वैभवी का दिल छलनी हो गया। उसने पहली बार माँ जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, आप मेरे मायके के बारे में एक शब्द और नहीं कहेंगी। जो था उन्होंने अपनी हैसियत से दिया। दमयंती तिलमिला गई। अरे सुनो सुनो, बहू हमें सिखा रही है कि हमें क्या कहना है। नकुल, देख अपनी बीवी को, अभी से हमें आंखें दिखा रही है, कल को पता नहीं क्या करेगी। नकुल गुस्से में बोला, वैभवी, ये सब क्या है? माँ से ऐसे बात करते हो? वैभवी ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं बस अपने माता पिता की इज्जत की बात कर रही थी। नकुल ने गुस्से में दरवाज़ा पटका और बाहर चला गया। उस रात वैभवी ने बहुत रोया। उसे लगा जैसे उसका अपना कोई नहीं है। मायके फ़ोन किया तो माँ की टूटी आवाज़ आई, बेटी सब्र कर, शादी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। पर वैभवी जानती थी कि ये उतार चढ़ाव नहीं,
यह एक खाई है जिसमें वह धीरे धीरे डूब रही है। उस रात के बाद से घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। नकुल का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। दमयंती देवी हर समय वैभवी पर ताने कसती रहती थीं और निधि भी मौके का फायदा उठाकर हर बात में चुटकी लेती। वैभवी के लिए यह सब झेलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह टूटेगी नहीं। अगली सुबह जब वैभवी ने चुपचाप रसोई का सारा काम निपटा लिया और चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई, तो दमयंती ने अखबार एक तरफ फेंका और बोली, बहू, आज बाजार जाना है, राशन खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा सस्ता सामान लेना, ज्यादा शौक मत दिखाना। वैभवी ने सिर हिलाया और चुपचाप बाजार चली गई। रास्ते में चलते हुए उसके मन में कितने ही विचार उमड़ रहे थे। क्यों मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है? शादी से पहले मैं कितने सपने देखा करती थी। सोचा था कि नौकरी करूंगी, अपने करियर को आगे बढ़ाऊंगी और एक प्यारा सा घर होगा जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ताने और अपमान है। रास्ते में उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, महिलाओं के लिए विशेष जॉब फेयर, आज ही आवेदन करें। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने जल्दी से उस एड्रेस को नोट कर लिया। जब घर लौटी तो दमयंती ने फिर ताना मारा, इतनी देर क्यों लगा दी? बाजार गई थी या सैर करने? वैभवी ने कुछ नहीं कहा और खाना बनाने में लग गई। लेकिन उसके मन में अब एक नया सपना जाग गया था, खुद को साबित करने का सपना। उस रात जब सब सो गए, वैभवी ने अपना पुराना लैपटॉप निकाला। वह धूल में लिपटा हुआ था, जैसे किसी भूले हुए ख्वाब की निशानी हो। उसने धीरे धीरे उसे साफ किया और चालू किया। स्क्रीन पर अपनी पुरानी तस्वीर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मैं थी खुश, आत्मविश्वासी, सपनों से भरी हुई। उसने अपना रिज्यूमे अपडेट किया और उस जॉब फेयर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। सुबह सुबह फिर वही ताने। दमयंती बोली, बहू, ये कपड़े ठीक से क्यों नहीं धोए? आजकल की लड़कियों को घर के काम की समझ ही नहीं है। वैभवी ने मुस्कुराकर कहा, मान जी, आज मुझे एक काम से बाहर जाना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। दमयंती ने शक भरी नजरों से देखा। कौन सा काम? तुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत किसने दी? वैभवी ने हिम्मत करके कहा, मान जी, मैं जॉब फेयर में जा रही हूँ, सोचा कि नौकरी ढूंढ लूँ। दमयंती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? नौकरी? तेरे रहते मेरी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि बहू कमाने निकली है और बेटा घर बैठा है। वैभवी ने शांति से कहा, मान जी, इसमें बुराई क्या है? अगर मैं काम करूंगी तो घर के खर्च में मदद होगी। दमयंती चिल्लाई, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। बहू का काम घर संभालना है, बाहर घूमना नहीं। इतने में नकुल भी बाहर आ गया। क्या हो रहा है माँ? दमयंती बोली, तुम्हारी बीवी कह रही है कि नौकरी करेगी। हमारे घर की बहुएं नौकरी पर नहीं जाती। नकुल ने गुस्से में कहा, वैभवी, माँ सही कह रही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो। वैभवी का दिल फिर से टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे से कहा, नकुल, अगर मैं कुछ करूंगी तो तुम्हारा ही सहारा बनूंगी, तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। बस मुझे एक मौका दो। नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चला गया। लाख डर के बावजूद उसने वहां इंटरव्यू दिया। उसकी पढ़ाई और आत्मविश्वास देखकर एक कंपनी ने उसे सिलेक्ट कर लिया। उसे 1 महीने बाद जॉइनिंग लेटर मिलना था। जब वह घर लौटी तो दमयंती ने उसका चेहरा पढ़ लिया। कहाँ गई थी बहू? नौकरी मिल गई क्या? वैभवी चौंक गई। आपको कैसे पता चला? दमयंती ने ताना मारा। तेरे चेहरे पर खुशी देखकर अंदाजा लगा लिया। सुन ले, अगर तूने ये घर छोड़कर नौकरी करने की सोची ना, तो इस दहलीज पर तेरे कदम नहीं पड़ेंगे। वैभवी का दिल कांप उठा। क्या करूं? मायके जाऊं तो माँ पापा टूट जाएंगे, यहाँ रहूं तो अपनी पहचान खो दूंगी। वैभवी को जॉइनिंग लेटर मिला। सैलरी अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उसका आत्मसम्मान। उसने नकुल को बताया, देखो नकुल, मुझे नौकरी मिल गई है। अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर नया जीवन शुरू कर सकते हैं। नकुल चुप रहा। दमयंती ने बीच में कहा, अगर इसने नौकरी की तो ये घर छोड़ना होगा। या तो नौकरी छोड़ या ये घर छोड़। कमरे में सन्नाटा छा गया। वैभवी ने पति की आंखों में देखा, उम्मीद की एक किरण ढूंढने की कोशिश की। नकुल, तुम मेरे साथ हो ना? नकुल ने नजरें झुका ली।
माँ जो कह रही है वही ठीक है। वैभवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने माथे का सिंदूर पोंछा और धीरे से बोली, ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। एक दिन आप ही कहेंगी कि आपने मुझसे बेहतर बहू कभी नहीं देखी। वह अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिल में आग। 6 महीने बाद वैभवी शहर की एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उसकी मेहनत ने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसने नया घर लिया, अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। एक दिन नकुल का फोन आया। वैभवी, माँ बीमार है, हमें पैसों की ज़रूरत है। वैभवी ने लंबी सांस ली। नकुल, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं इंसानियत के नाते मदद करूंगी। कल पैसे मिल जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह वही पुरानी वैभवी नहीं थी। उसने खुद को साबित कर दिया था।